तो अभी तक हमने इंट्रो में जो है हमने कंपैरिजन और पहले हमने देखा कि सीएनएस जो है जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है उसकी कैसे कैसे करके डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो 3 आगे सब डिवीजन हैं उनका एक ब्रीफ सा जो है वो कंपैरिजन किया। ठीक है, उसके बाद हमने रिसेप्टर्स की बात की है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जो आपकी बुक में बात मेंशन है, दिस वन नॉन इनर्वेटेड रिसेप्टर। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन इनर्वेटेड रिसेप्टर्स जो है हमारे पास प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स ऑन द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके अलावा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स ऑन नर्व एंडिंग्स एंड इन सम स्पीशीज द एड्रेनल रिसेप्टर्स ऑन एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। अब बेसिकली इसकी ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से आपको मैं करके समझाती हूँ कि नॉन इनर्वेटिव रिसेप्टर से हमारे पास ना आते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अब इसमें आएगा कैसे कि जो हमारे पास होती हैं ना ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के ऊपर ना हमारे पास ना जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक में हमारे पास आ जाते हैं अल्फा 1, बीटा 2 और M3 रिसेप्टर्स। ठीक है, अब जो ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारे पास M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, दीज आर द नॉन इनर्वेटेड रिसेप्टर्स। जो मैंने आपको नॉन इनर्वेटेड रिसेप्टर्स पीछे बताए हैं ना, उन नॉन इनर्वेटेड रिसेप्टर्स में बेसिकली हमारे पास कौन कौन से आते हैं? हमारे पास आ जाते हैं अल्फा 2, M3, बीटा 2 और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? अल्फा 2, M3 और साथ में बीटा 2 और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, ये एक मैं आपको M3 की एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, नॉन इनर्वेटेड रिसेप्टर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जो हमने अभी हम आगे जाके बात करेंगे कोलिनोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक है, एक टर्म है कोलिनोमाइमेटिक, एक टर्म है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज दीज आर पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके ऊपर आकर एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगी। हमने बात की थी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन ही होती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज एसिटाइलकोलिन आकर इस पे बाइंड की। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिसेप्टर है, कोई भी हो सकता है, आई एम नॉट स्पेसिफिक हेयर। ठीक है, इस पे कोई भी लेट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं, ड्रग की बात कर लेते हैं। एक ड्रग आकर इस रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और आगे हमारे पास ना पैरासिम्पैथेटिक जो है ना उसकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी या उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसी ड्रग है कि ये जो ड्रग है ना, यहाँ पे वैसे बाइंड करना था एसिटाइलकोलिन ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रग आकर बाइंड कर रही है यानी कि वो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को मिमिक कर रही है, उसकी जगह इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करी। तो ये हमारे पास है कोलिनोमाइमेटिक। ठीक है, दिस इज इन वेरी ब्रॉड व्यू हम दोनों को सेम ही कहते हैं, कोलिनोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक है, बट दे इन डीपर और नैरो अगर हम स्पेक्ट्रम पे हम देखें देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन की जगह आकर इस पे बाइंड कर रही है और इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है, दिस इज कॉल्ड कोलिनोमाइमेटिक। हाउएवर इफ द ड्रग इज अफेक्टिंग दिस एसिटाइलकोलिन नॉट रिलेटेड टू द रिसेप्टर, यानी कि वो एसिटाइलकोलिन को बढ़ा रही है। ठीक है, कि एसिटाइलकोलिन तुम जाकर अटैच करो। ठीक है, या एसिटाइलकोलिन को कम कर रही है कि खुद बाइंड नहीं होगी रिसेप्टर पे बट इट इज़ इफेक्टिंग एसिटाइलकोलिन। ठीक है, दिस इज़ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। ठीक है, अब बैक टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इनर्वेटेड रिसेप्टर, व्हाट इज़ मीन। बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि अगर आपने कोई एक ड्रग दी है
पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। अब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ने जो है नॉन इनर्वेटेड का बेसिकली मतलब क्या है कि नॉन इनर्वेटेड जो है ना, ये रिसेप्टर्स तब ही एक्टिवेट होंगे जब इनके ऊपर आकर इन रिसेप्टर्स को डायरेक्टली आकर इनर्वेट किया जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर एसिटाइलकोलिन का जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, यानी कि अगर आप एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बढ़ा रहे हैं, एसिटाइलकोलिन कैन नॉट इनर्वेट और एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या होगा कि अगर आपने जो है एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग दी है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन को जाकर बढ़ा तो देगी, बट दिस एसिटाइलकोलिन कैन नॉट इनर्वेट द M3 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो रिसेप्टर्स जो हैं M3 रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट नहीं हो गए। ठीक है, एक्टिवेट नहीं होंगे। अब अगर आपने M3 रिसेप्टर्स को इनर्वेट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव अ कोलिनोमाइमेटिक। ठीक है, कोलिनोमाइमेटिक जो है ये हमारे पास क्या करेगी, इट विल बाइंड डायरेक्टली टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, बाइंड्स M3 रिसेप्टर्स, या एक मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कोई भी जो है वो रिसेप्टर हो सकता है, डायरेक्टली उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करके उनको रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी एंड द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, यानी कि रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। दिस इज़ द बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ इनर्वेटेड एंड नॉन इनर्वेटेड रिसेप्टर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन कोलिनोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिलीज़ के डायग्राम्स आपको कैटसन में बताई हुई हैं, उन दोनों को हम जो है ना बारी बारी मैं आपको इजी सा करके समझा देती हूँ। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कोलिनर्जिक, या जिसमें हम एसिटाइलकोलिन की बात करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि एसिटाइलकोलिन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है एसिटाइल-CoA। दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हम वो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन वगैरह वाली सारी बात करते हैं। ठीक है, एसिटाइलकोलिन वहाँ से आया हमारे पास। ठीक है, और इसके साथ हमें चाहिए होती है कोलिन। अब कोलिन बेसिकली जो है ये नॉर्मली हमारे पास प्रेजेंट होती है और ये कहीं एक्सोजीनस या किसी और सोर्स से नहीं आती, यहीं पर ही प्रेजेंट होती है और ये ना रीजनरेट होती रहती है। कैसे होती है मैं रीजनरेट में आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, ये हमारे पास ये दोनों आ गए और इन दोनों के ऊपर हमारे पास एंजाइम एक्ट करती है कोलिन। एक मिनट, एसिटाइल ट्रांसफेरेज, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम जो है ये हमारे पास एक्ट करेगी और इन दोनों से मिलकर जो है ये हमारे पास बन जाएगी एसिटाइलकोलिन बन जाएगी। ठीक है, अब ये एसिटाइलकोलिन जो है ये हमारे पास वेसिकल्स में स्टोर होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक वेसिकल है, इसमें वेसिकल में आना है, लेकिन यहाँ पर एक वेसिकल जो है ना वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और जो है जो कि कैटालाइज या रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस वेसिकुलेशन या स्टोरेज ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, और इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा कि व्हेनेवर देयर इज अ सिग्नल, ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और वो कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होता है और आके वो सिग्नल देता है एट द जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, साइनेप्टिक टर्मिनल में बेसिकली। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो वेसिकल होता है ना ये हमारे पास ना मेम्ब्रेन के जो है ना जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है ना उसके साथ ये फ्यूज़ करके, यानी कि ये सारा कुछ बेसिकली ये हमारे पास ना उसके अंदर ही हो रहा है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टर्मिनल में हो रहा है। अब ये वेसिकल जो है ये हमारे पास जो है ये इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके हमारे पास एसिटाइलकोलिन को जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ कर देगा। आगे हमारे पास दिस इज़ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन टर्मिनल और इसके ऊपर रिसेप्टर्स वगैरह हमारे पास प्रेजेंट होंगे।
ठीक है, और इसके ऊपर आके एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगी और इसको एक्टिवेट करेगी, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ था, तो उस कैल्शियम ने जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट करना है, या जो है वो इट विल बी आर स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। उसके बाद अब हम एक दो इसमें अच्छा इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन आ गई। एसिटाइलकोलिन जो है इसने ये रिसेप्टर के साथ बाइंड की, जितना इसने एक्शन प्रोड्यूस करना था इट डिड। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस टू एसिटाइलकोलिन दैट इट ब्रेक्स इनटू कोलिन प्लस एसीटेट, ठीक है। यहाँ पर आती है हमारी एक, मैं इसको एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, ये हमारे पास एक बहुत ही की एंजाइम है, इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसको बहुत अच्छे से वो याद करना है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन इनटू कोलिन एंड एसीटेट। व्हाट हैपन्स टू दीज टू, ये जो कोलिन है ये हमारे पास रीजनरेट हो जाएगी, दिस इज द कोलिन, ठीक है। इट विल बी मतलब कि रीअपटेक हो जाएगा, उसका रीजनरेट जो है वो रीयूज़ हो जाएगी, और ये एसीटेट जो है ये हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास वो है एंजाइम्स या ड्रग्स वगैरह जिनका रोल है, ठीक है। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि ये जो है ना ये कोलिन जो अपटेक हो रही है, ठीक है, ये कोलिन का अपटेक जो है ये कौन सी प्रोटीन करवा रही है, कोलिन ट्रांसपोर्टर, कोलिन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब एक ऐसी ड्रग जिसने हमारे पास मतलब डिक्रीज करना है इस एसिटाइलकोलिन के लेवल को, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू डिक्रीज इट्स लेवल, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकता है कि हम कोलिन का जो है वो हमारे पास रीअपटेक या जो रीयूज़ है वो नहीं होने देंगे। यहाँ पर हमारे पास कौन सी ड्रग यूज़ होगी, हेमिकोलिनियम। It basically blocks this choline transporter so that the choline cannot be transported back into the presynaptic neuron terminal, ठीक है, जिससे हमारे पास बनेगा ही नहीं, एसिटाइलकोलिन नहीं बनेगा उसके, यानी कि उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है कि फॉर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इट्स प्रेजेंस इन द वेसिकल फॉर्म या इन द वेसिकल इज़ नेसेसरी फॉर इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है, वरना हमारे पास क्या होता है कि जो है ये डिजनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक वो ड्रग होगी जो कि हमारे पास इसकी वेसिकुलेशन या इसको वेसिकल में स्टोर नहीं होने देगी, ठीक है। वो हमारे पास कौन सी ड्रग होगी, वेजामाइकोल। वेजामाइकोल बेसिकली जैसे इसके नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, इट इनहिबिट्स वेसिकल फॉर्मेशन, ठीक है। ये वेसिकल में जो स्टोरेज होनी है उसको हमारे पास इनहिबिट करेगी, ठीक है। अब एक तीसरी हमारे पास क्या हो सकती है कि लेट्स सपोज वो वेसिकल में बन भी गई, वेसिकल में स्टोर भी होगी, उसके बाद जो ये मेन रिलीज वाला पॉइंट है ना इसको इनहिबिट करना है। इसको इनहिबिट हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास बोचुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। ये बोचुलिनम जो है ये हमारे पास इनहिबिट कर देगा रिलीज ऑफ दिस एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है कि अगर ये बोचुलिनम जो है इन सारों ने इनहिबिट करना है इसको, ठीक है, तो जो एक इंक्रीज करता है ना वो हमारे पास होता है स्पाइडर वेनम। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि एक्सेस कोलिन एसिटाइलकोलिन होगी तो हमारे पास एक्सेस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये में भी हमारे पास टॉक्सिसिटी में और उसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये स्टेप मैंने आपको बताया है ना हेमिकोलिनम और ये वाला, दिस इज़ बेसिकली द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस, ठीक है। तो मेन जो ड्रग होगी जो हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिक्रीजिंग एसिटाइलकोलिन लेवल्स विल बी हेमिकोलिनम, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं जो एड्रेनर्जिक हमारे पास हैं उनकी। अब सेम लाइक पैरासिम्पैथेटिक वन, हमारे पास इसमें क्या होगा कि तीन चार स्टेप्स हैं कि एक सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है सब, टायरोसिन हमारे पास अमाइनो एसिड है, ठीक है। टायरोसिन पे जो है हमारे पास, इस पे हमारे पास ऐड करेगी टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, और इससे हमारे पास बन जाएगी डोपा। डोपा के ऊपर हमारे पास ऐड करेगी डोपा डिकार्बोक्सिलेज, और उससे हमारे पास बन जाएगी डोपामीन, ठीक है। अब इस डोपामीन से हमारे पास बनने हैं एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन। वो कब बनते हैं? दीज आर फॉर्म इनसाइड द वेसिकल। फिर जैसे हमारे पास उसमें था कि हमारे पास कैल्शियम का जो है वो सिग्नल आएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ये सारा कुछ बेसिकली हमारे पास कहाँ हो रहा है, हमारे पास प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में हो रहा है, ठीक है। प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में हो रहा है, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि जब सिग्नल आएंगे तो हमारे पास फ्यूज़ कर जाएगा मेम्ब्रेन के साथ और हमारे पास रिलीज़ कर देगा नॉरएपिनेफ्रीन, और ये हमारे पास आ जाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएंगे सिंपैथेटिक या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, जिनको जाकर इस नॉरएपिनेफ्रीन ने इनरवेट करना है या एक्टिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम बात कर लेते हैं डिटेल्स की, ठीक है, कि ये अच्छा ये नॉरएपिनेफ्रीन आ गई, ठीक है, ये इसका रिलीज़ हो गया, ठीक है। अब इस रिलीज़ के बाद हमारे पास क्या हो गए कि इट विल बी शोइंग द सिंपैथेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। अब जो ये हमारे पास है ना, जो हमने एक दो यहाँ पे बात की है कि जो ये हमारे पास जिस तरह हमने पैरासिम्पैथेटिक में वैसे वो उसकी बात की थी, वैसे हमारी कोई सॉरी वो जो थी जो हमारे पास था वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा था एसिटाइलकोलिन को इनटू द वेसिकल। यहाँ पर हमारे पास कौन सा है? वेसिकल मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर, वीमैट, वेसिकल मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हाउ वी कैन डिक्रीज द लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है ना इस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर देंगे। इसमें हमारे पास कौन सी आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी मिटायरोसिन। it will inhibit the tyrosine hydroxylase, ठीक है, and this is basically like the step of hemicolinium or choline transporter in case of acetylcholine. This is the rate limiting step in the synthesis of adrenergic neurotransmitter, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो है ना ये हमने बात की है इसकी कि वेसिकल मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, वीमैट। इसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास कौन सी होगी? रेज़रपाइन। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ड्रग। इसकी आप आगे जाकर भी बहुत जगह पे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हम तीसरी हम बात कर लेते हैं कि वो होगी जो कि हमारे पास इसके रिलीज़ को इनहिबिट करेगी। पैरासिम्पैथ एसिटाइलकोलिन के केस में कौन सी थी? हमारे पास था बोtulinum टॉक्सिन था। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी गुआनिथिडीन और ब्रिटाइलियम, ठीक है। ये दो हैं हमारे पास। अब जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था कि अच्छा एक और भी है कि जिस तरह हमने उसमें बात की थी कि कोलिन जो है उसका जो है वो हमारे पास रीअपटेक हो रहा था, तो नॉरएपिनेफ्रीन का जो है ना हमारे पास रीअपटेक हो जाता है, ताकि उसके जो यानी कि अगर ये रीअपटेक हो रहा है तो यानी कि इसको
ज़ाया होने से बचाया जा रहा है। तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा कि नॉरेपिनेफ्रीन का जो रीअपटेक हो रहा है ना, ठीक है। इसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं। इसको कैसे इनहिबिट करेंगे? इसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास होंगे TCA और कोकेन। दीज आर द नॉरेपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। और एक इसमें तीसरा और है इमिप्रामीन। दीज आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन CNS, ठीक है। इन तीनों ड्रग्स को आप जो है वो वहाँ जाकर करेंगे, CNS स्टिमुलेंट्स सारा जो है ना उसमें आ जाती हैं, या कैसे CNS को इफ़ेक्ट वगैरह करती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। एक पॉइंट इसमें मैं आपको और बताती चलूँ, इसमें क्या है कि जो हमारे पास नॉरेपिनेफ्रीन है ना, इसका हमारे पास ना आगे मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है। इट गेट्स मेटाबोलाइज्ड। कौन से हमारे पास 2 रिस्पॉन्सिबल हैं? मोनोमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है, और कॉम। ये 2 हमारे पास ड्रग्स हैं, एंजाइम्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म करवाती हैं ऑफ नॉरेपिनेफ्रीन। सो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ नॉरेपिनेफ्रीन, बट यू विल बी वांटिंग कि इसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाए। इसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाने के लिए हम जो है इन दोनों एंजाइम्स के जो है इनहिबिटर्स देते हैं। हम दे देते हैं माओ इनहिबिटर्स देते हैं और कॉम्ट इनहिबिटर्स देते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन पार्किंसन, ठीक है। आप वहाँ जाके इसकी बात करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है वो नॉरेपिनेफ्रीन या डोपामीन के लेवल को कम करने के लिए या जो है वो ज़्यादा करने के लिए आप किस तरह से इन एंजाइम्स के इनहिबिटर्स को जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है।